मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बेसिकली आरआरबी में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला पे आपका कमांड होना बहुत ही जरूरी है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला क्या क्या है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे। पहला चीज तो ये कि जब भी हम लोग विद्युत की बात करेंगे, तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि विद्युत जो है वो क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि विद्युत जो है वो आवेश का प्रवाह होता है। क्या होता है? आवेश का प्रवाह होता है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। आवेश के प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं, या फिर आम बोलचाल के भाषा में विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की शुरुआत कहां से हो जाती है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, आवेश से हो जाती है। कहां से हो जाती है? आवेश से हो जाती है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आवेश के लिए भी कोई ना कोई फॉर्मूला होता होगा। बिल्कुल मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं आवेश की, तो आवेश को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि क्यू के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? I इंटू टी लिखते हैं। यानी कि विद्युत धारा और समय का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? आप सभी याद रखेंगे, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा और समय का गुणनफल आवेश कहलाता है। और साथ ही मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें आवेश के एसआई यूनिट की, तो आप सभी ध्यान में रखना कि आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्र आप सभी से अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक कूलम्ब आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? आप कहेंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये चीजें कैसी आए, इसके लिए क्या कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। जब भी बात की जाएगी कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा? Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू क्या होगा सर? NE होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो Q है ये किसको बता रहा है? तो सर आवेश को बता रहा है। किसको बता रहा है? आवेश को बता रहा है। और साथ ही साथ ये जो N है ये किसको बता रहा है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। किसको बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। और यहां पे जो ये E है ये क्या बता रहा है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है उसको बता रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है उसको बता रहा है। यानी कि अगर आपसे सवाल ये कर दिया जाए कि आवेश अगर एक कूलम्ब हो तो उस पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम यहाँ पे 1 कूलम्ब लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो n तो हमको निकालना ही है। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश आप सबों को मालूम है कितना होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो मेरे मित्र यहाँ पे एक कूलम्ब इक्वल टू हम लोग n, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनटू क्या कह देंगे? आप कहेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। मेरे मित्र आपको n निकालना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 1 बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा। और मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप सभी आवेश के लिए ये दो फॉर्मूला हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि आवेश की जब भी बात की जाएगी आप कहेंगे सर Q इक्वल टू IT, और 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे आएगा? तो आप कहेंगे सर Q इक्वल टू NE से आएगा, जहां पे Q क्या है? आवेश की मात्रा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। क्या कहेंगे सर? इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक कूलम्ब इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग दो आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश आपका Q2 है। अब ये दो आवेश हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। एक दूसरे से क्या है? तो सर r दूरी पे रखे हुए हैं। तो आप सभी कहेंगे कि सर आवेश जो है वो तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा।
अगर समान आवेश होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, आप सबों को ये चीज मालूम है। और अगर अलग अलग आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी आकर्षण और विकर्षण दोनों ही एक प्रकार के बल होते हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं और वो दूरी r है, तो इस दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण क्या होगा? तो आप सबों को यहाँ पे क्या याद रखना होगा, कूलम्ब्स लॉ को याद रखना होगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग यानी कि कूलम के नियम के अनुसार हम लोग क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि जब दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी r पर स्थित होती है तो इसके बीच जो लगने वाला बल होता है वो दोनों ही आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है और साथ ही साथ इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहिएगा कि जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो इसके बीच में लगने वाला बल क्या होता है? तो सर दोनों ही आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और साथ ही साथ इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मेरे मित्र आप सभी अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, आप सभी अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी F इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं K इक्वल टू Q1 इंटू Q2 Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो K है इसको क्या बोला जाता है? तो सर इसको जो है कूलम नियतांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कूलम नियतांक, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। और भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि इस K का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कितना होता है सर? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो और उसके बीच में लगने वाला बल आपसे पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, जहां पे K क्या है? आप कहेंगे सर कूलम नियतांक है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चूंकि आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गुरुजी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके बीच के दूरी के वर्ग के, तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि अगर हम आवेश का परिमाण बढ़ाएंगे तो आवेश के बीच जो लगने वाला बल का परिमाण होगा वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर दो आवेशों के परिमाण को हम इंक्रीज करेंगे यानी कि बढ़ाते चले जाएंगे तो उसके बीच जो लगने वाला परिणामी बल होगा वो भी क्या होगा? तो सर बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही अगर उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या करेंगे सर? परिवर्तित करेंगे, तो सर बल का भी मान परिवर्तित होगा। कैसे? तो सर चूंकि जो बल होती है वो दोनों ही आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ? उल्टा, एगो बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर इस दोनों आवेश के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो घट जाएगा। इस दोनों आवेश के बीच की दूरी को घटा देंगे तो आप कहेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसके बीच जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा सर? बढ़ जाएगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 इंटू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इसका मतलब यही हुआ कि आवेश के परिमाण को बढ़ाएंगे तो सर बल का मान बढ़ेगा, घटाएंगे तो बल का मान घटेगा, बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो बल का मान घटेगा और बीच की दूरी को घटाएंगे तो बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और मेरे मित्र जब भी कूलम्स लॉ की बात की जाएगी तो आपके सामने यही फॉर्मूला आना चाहिए, या दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात की जाएगी तो आप सभी यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आवेश से संबंधित आपको तीन फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है। कौन कौन सा? तो सर Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू NE और F इक्वल टू यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आप कहेंगे कूलम्स लॉ से ज्ञात किया जाएगा। क्या है? तो F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। अब मेरे मित्र हम लोग डिस्कस किसको कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं हम लोग I को, यानी कि विद्युत धारा को। ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विद्युत धारा को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, या सर आप कह सकते हो किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से
जो आवेश प्रवाह की दर होती है वो विद्युत धारा कहलाती है। जैसे अगर हम कहें कि ये आपका कोई चालक तार है, तो ये चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से t समय में अगर q धारा t समय में q आवेश प्रवाहित हो रही है, तो जो हमारा I होगा वो किसके बराबर होगा? आप सभी ध्यान में रखना, q/t के बराबर होगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि सर आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। जहां पे चला जी ये q क्या है? आप कहेंगे सर जी आवेश है। q क्या है? आवेश है। और t क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये समय है। क्या है सर? समय है। और ध्यान में रखेंगे कि I इक्वल टू q/t कह रहे हैं, तो आवेश बटा समय हो गया, तो हम लोग आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कह सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। या अगर कोई शॉर्ट तरीके से आपसे पूछे कि I क्या है या I किसका अनुपात है, तो आप कहेंगे सर q/t का अनुपात है। I जो है वो किसका अनुपात है? q/t का अनुपात है। यानी कि आवेश और समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे आप सभी देख रहे हो कि Q क्या है? आपका आवेश है। तो आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि आवेश का यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे गुरुजी कूलम्ब होता है। और T का यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे सर समय होता है। तो अगर हम लोग कूलम्ब के लिए यहाँ पे C लिखें और समय के लिए हम लोग यहाँ पे S लिखें, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर जो विद्युत धारा है उसका यूनिट तो हम लोग कूलम्ब पर सेकंड कहेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो डेरिवेशन देख रहे हैं इसके बारे में किसने बताया था? आंद्रे मेरी एम्पियर ने बताया था। तो इसके सम्मान में विद्युत धारा का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कूलम्ब पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? एम्पियर बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि एम्पियर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम इसी चीज को लिखना चाहें तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आप सभी कहेंगे गुरुजी 1 कूलम्ब पर सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 कूलम्ब पर सेकंड लिख सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी डेरिवेशन को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो सर यहाँ पे जो सेकंड है वो नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो मेरे मित्र इसको हम लोग 1 कूलम्ब s⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। तो जब भी सवाल करा जाएगा 1 एम्पियर में आपका कितना होता है, आप कहेंगे सर 1 कूलम्ब पर सेकंड होता है, जिसको या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो जब भी बात की जाएगी सर विद्युत धारा की, तो आपके सामने यही फॉर्मूला आना चाहिए। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो हम लोग 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकंड कह रहे हैं, तो विद्युत धारा का यूनिट आपका एम्पियर हो जा रहा है, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जहां पे बहुत ही कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, वहां पे विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर जैसे टर्म का यूज करते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मिली एम्पियर, आप सभी ध्यान में रखना कि मिली एम्पियर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर कहीं पे मिली एम्पियर लिखा हुआ मिल जाए तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान में रखेंगे MA से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप सभी अपने सुविधा के लिए याद रखेंगे कि 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होगा? 10⁻³ एम्पियर होगा। कितना एम्पियर होगा? 10⁻³ एम्पियर होगा। और साथ ही चला जी आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? माइक्रो एम्पियर की, तो माइक्रो एम्पियर को हम लोग इस तरह से लिखेंगे और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू कितना एम्पियर हो जाएगा? 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। तो ये चीजें भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। अब नेक्स्ट मेरे मित्र विद्युत धारा के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म समझनी होती है वो क्या है? तो वो है आपका विभवांतर। क्या है सर? विभवांतर। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विभवांतर को हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, या कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। तो उस केस में ये विद्युत विभव के टर्म में यूज किया जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विभवांतर को भी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? भी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सर आपको यह ध्यान में रखना होगा कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो कार्य किया जाता है वही विभवांतर होता है या विद्युत विभव कहलाता है। सिंपली मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि V इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? V इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला W/Q लिखते हैं। W यहां पे क्या है? आप सभी ध्यान में रखेंगे कार्य है। और Q क्या है? आप सभी ध्यान में रखना आवेश है। क्या है? आवेश है। मेरे मित्र आप सभी ये कह सकते हो कि गुरुजी इसका मतलब विभवांतर इक्वल टू कार्य बटा आवेश हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि विभवांतर का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? विभवांतर का ऐसा यूनिट हम लोग वोल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं सर?
वोल्ट लेते हैं जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देंगे कि अगर आपका कार्ज 1 जूल हो और आवेश 1 कूलम हो तो 1 वोल्ट विभवांतर कितना होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हमारा कार्ज W जो है वो 1 जूल हो और साथ ही साथ जो हमारा चार्ज है यानी कि आवेश है वो 1 कूलम होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि यहां पे जो हमारा विभवांतर हो जाएगा वो 1 जूल बटा 1 कूलम हो जाएगा। 1 जूल बटा 1 कूलम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये 1 जूल बटा 1 कूलम जो है इसको हम लोग 1 वोल्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर 1 जूल बटा 1 कूलम लिख सकते हैं। एक नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो हम इस पूरे वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? तो सर पूरे वैल्यू को 1 जूल पर कूलम लिख सकते हैं या फिर इसी वैल्यू को हम लोग 1 जूल कूलम इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। 1 जूल कूलम इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 1 वोल्ट विभवांतर का मतलब क्या हुआ कि सर 1 कूलम आवेश को अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो वहां पे जो हमारा विभवांतर होगा वो कितना होगा? आप सभी याद रखेंगे कि वहां पे हमारा विभवांतर 1 वोल्ट होगा और 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल पर कूलम। जिसको कैसे लिखा जा सकता है? तो सर या तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं या फिर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चूंकि V इक्वल टू W बटा Q है तो इसको हम लोग कार्य बटा आवेश कह रहे हैं। तो आप सभी यहां से ये नहीं कह सकते हैं क्या कि गुरुजी चूंकि V इक्वल टू W बटा Q है, V इक्वल टू W बटा Q है तो यहां पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी VQ हो जाएगा या QV हो जाएगा। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? VQ या QV। साथ ही मेरे मित्र हम लोग यहां पे Q इक्वल टू क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर W बटा V कह सकते हैं। Q इक्वल टू क्या कह सकते हैं? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी W बटा V कह सकते हैं। ये डेरिवेशन भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चूंकि विभवांतर इक्वल टू आपका V इक्वल टू W बटा Q होता है जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है सर? वोल्ट। तो हम लोग W इक्वल टू VQ भी कह सकते हैं और Q इक्वल टू W बटा V भी कह सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब किसी आवेश को हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत या किसी अनंत बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान जो हमारा कार्य किया जाता है तो आप सभी कहेंगे सर कार्य करेंगे तो ऊर्जा की हानि होगी। मेरे मित्र बिल्कुल होगी, लेकिन यहां पे जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो जो हमारा सिस्टम होता है उसमें वो संचयित हो जाता है और इसको हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब क्या कि जो आपका विभवांतर है इस केस में जो हम लोग अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं उस दौरान हमारा किया हुआ कार्य जो हमारा निकाय होता है उसमें संचित हो जाता है और इसको हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे, आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे कि जब भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात की जाएगी, जब भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात की जाएगी तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं और U इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? तो आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे W इक्वल टू क्या होता है? तो गुरुजी VQ। और यही कार्य जो है हमारा किस में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो सर हमारा U इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी Q भी हो जाएगा, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? तो सर आवेश और विभव के या फिर विभवांतर के गुणनफल के बराबर होगी। ध्यान में रखेंगे W इक्वल टू VQ या Q भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। सर दोनों गुना में है तो पहले Q को लिख दो या फिर बाद में V को लिखो, या फिर सर पहले V लिख दो बाद में Q को लिखो। गुना में है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट ये है कि जब भी विभवांतर का बात आएगा तो हमारे माइंड में इतना सारा चीज तैरना चाहिए तभी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। और साथ ही इंपॉर्टेंट टर्म के रूप में आप सभी याद रखेंगे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि U इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे Q भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? U से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप कहेंगे चलो सर हमने आवेश भी समझ लिया, विद्युत धारा भी समझ लिया, विभवांतर भी समझ लिया, लेकिन मेरे मित्र आप सबों को यहीं पे एक चीज समझना होगा कि एक्चुअली में ये जो विभवांतर होता है ये किसी भी सर्किट में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और आप सभी इसीलिए सर्किट में क्या लगाते हो? सर बैटरी लगाते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो विभवांतर है और जो किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे मैं आपको अगर समझाना चाहूं यहां पे एक सर्किट के माध्यम से, जैसे मान लो कि आपका ये कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है सर, और इसमें क्या लगा हुआ है?
तो इसमें सर लगा हुआ है आपका एक बल्ब और साथ ही एक स्विच लगा हुआ है, यह आपका स्विच है और यहां पे एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये बल्ब आपका ग्लो करेगा कब, तो आप सभी कहेंगे सर जब इससे आवेश प्रवाहित होगी, यानी कि जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो बैटरी है इस बैटरी से हमें क्या मिलता है सर, विभवांतर मिलता है, यानी कि इस परिपथ के दोनों सिरों के बीच, इस परिपथ के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को किसके द्वारा बनाया गया है सर, इस बैटरी के द्वारा बनाया गया है। और मेरे मित्र जब तक इस परिपथ में हम बैटरी नहीं जोड़ेंगे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब साफ है कि सर अगर किसी परिपथ से हमें विद्युत धारा को प्रवाहित करना है तो उसमें हमें क्या लगाना होगा, विभवांतर लगाना होगा। और आम बोलचाल के भाषा में कभी कभी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे सर वोल्टेज कहते हैं। मतलब विद्युत धारा के प्रवाह के लिए वोल्टेज का होना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सर ये करंट को धक्का लगाता है। क्यों सर? तो आप कहेंगे ये करंट को धक्का लगाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब इस सर्किट के माध्यम से आप ये समझ रहे हो कि सर किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके लिए हमें विभवांतर चाहिए होगा, तो इसी चीज को ख्याल करते हुए जॉर्ज साइमन ओम ने क्या दिया था, तो सर अपना एक नियम दिया था जिसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? ओम का नियम कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ओम का नियम क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ओम का नियम जो है वो विभवांतर एवं धारा के बीच संबंध बताता है। विभवांतर एवं धारा के बीच संबंध बताने वाले नियम को, विभवांतर एवं धारा के बीच संबंध बताने वाले नियम को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताने वाले नियम को हम लोग ओम का नियम कहते हैं, जो किसके द्वारा दिया गया था, आप सभी याद रखना जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था। मेरे मित्र इन्होंने अपने नियम में क्या बताया था? इन्होंने अपने नियम में बताया था कि नियत ताप पर किसी परिपथ से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी कि ये हमारा अगर परिपथ है और इस जगह का टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर दें, नियत कर दें, तो इससे जो प्रवाहित धारा है वो किसके समानुपाती होगी सर? V के समानुपाती होगी। और मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहां पे अगर हम लिखें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि V समानुपाती क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी I होगा। V क्या है? विभवांतर। I क्या है? विद्युत धारा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। और चला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो R है ये क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस प्रतिरोध को ओम के नियम का नियतांक कहा जाता है या ओम्स लॉ का कांस्टेंट कहा जाता है। ओम के नियम का कांस्टेंट कहा जाता है, यानी कि नियतांक कहा जाता है। मेरे मित्र आप देख रहे हो कि V समानुपाती I, तो हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिए तो उसके बदले में क्या नियत लाए सर? R। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे R इक्वल टू V बटा I हो जाएगा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहिएगा V बटा I हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर R इधर है, R हमको निकालना है तो V बटा I कहेंगे। मेरे मित्र आप ये भी तो कह सकते हो कि गुरुजी I इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा? V बटा R हो जाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग I इक्वल टू V बटा R। क्या कह सकते हैं? I इक्वल टू V बटा R। क्या देख रहे हो? आप सभी देख रहे हो कि सर ओम के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है या ओम के नियम का नियतांक है वो क्या होता है सर? विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या विद्युत धारा जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि R इक्वल टू V बटा I और I इक्वल टू V बटा R को लैंग्वेज में व्यक्त करेंगे तो सर वैसे ही होगा। मेरे मित्र आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे कि ओम के नियम का नियतांक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहां पे R नहीं लिखा हुआ रहेगा, वहां पे क्या लिखा हुआ रहेगा? V बटा I। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप क्या कहेंगे कि सर V बटा I एक्चुअली में किसके बराबर है सर? रेसिस्टेंस के। तो जाहिर सी बात है कि जहां पे ओम के नियम का नियतांक पूछा जाएगा वहां पे या तो ऑप्शन में R रहेगा या फिर V बटा I रहेगा।
साथ ही ओम के नियम के अनुसार आप विद्युत धारा को कैसे व्यक्त कर सकते हो, तो सर V बटा R के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं सर, V बटा R के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये चीजें आप सभी हमेशा माइंड में रखेंगे। मेरे मित्र यहां पे देख रहे हो कि I जो है वो R के क्या है सर, व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या हुआ कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घट जाएगा, और अगर सर प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बढ़ जाएगा। मेरे मित्र यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आप सबों के सामने आ रहा है, वो क्या है सर, प्रतिरोध, जिसको आप R के रूप में व्यक्त कर रहे हो। तो आप सबों के मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो R है ये क्या है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है वो प्रत्येक चालक का अपना एक गुण होता है जो उससे प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो प्रत्येक चालक का एक प्रॉपर्टीज है जो उससे प्रवाहित धारा का क्या करता है, हमेशा विरोध करता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि किसी भी चालक तार का वह गुण जो उससे प्रवाहित धारा का विरोध करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। या सरल शब्दों में कि सर किसी भी चालक का वह गुण जिससे वो प्रवाहित धारा का हमेशा विरोध करेगा, प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध मतलब क्या हुआ कि सर किसी के राह में रोड़ा बनना, तो ये सर परिपथ में जो धारा के राह में रोड़ा बनेगा वो कौन बनेगा, आप कहेंगे सर प्रतिरोध बनेगा। तो प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला R = V बटा I तो आप यूज कर ही सकते हैं। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्या कि जो प्रतिरोध होती है यानी कि जो R होती है ये क्या होते हैं, तो सर कि कोई भी चालक तार के लंबाई के समानुपाती होती है। मतलब क्या कि अगर ये मान लीजिए कि आपका एक इतना लंबा तार है और कोई आपका इतना लंबा तार है, तो दोनों में से प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, आप क्या कहेंगे कि सर जो लंबा तार है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा और जो छोटा तार है उसका प्रतिरोध कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर प्रतिरोध जो है वो तार के लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि प्रतिरोध जो है वो तार के लंबाई के क्या होगी सर, समानुपाती होगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, न सिर्फ तार के लंबाई के समानुपाती होती है बल्कि अगर ये हमारा कोई चालक तार है और इसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तो इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया को A से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/A। तो मेरे मित्र R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/A हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान देंगे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि सर प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती है और साथ ही साथ क्या है, तो सर तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर इस प्रोपोर्शनल साइन और इस प्रोपोर्शनल साइन को हम लोग यहां से क्या करते हैं सर, हटाते हैं, तो इसके बदले में क्या आ जाता है, इसके बदले में हम लोग क्या लिख लेते हैं सर, इसके बदले में रो लिख लेते हैं। और रो इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, रो इक्वल टू हम लोग L/A कहते हैं। रो इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं सर, L/A कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो रो आपने निकाला है इसी को क्या बोला जाता है, इसी को विशिष्ट प्रतिरोधकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको विशिष्ट प्रतिरोधकता बोला जाता है। विशिष्ट प्रतिरोधकता बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोधकता क्या है, तो आप कहिएगा कि सर प्रतिरोध जब हमने डिस्कस करा तो सीधे सीधे ये कहा कि चालक तार द्वारा प्रवाहित धारा का विरोध करना प्रतिरोध कहलाएगा। किसी चालक तार के द्वारा प्रवाहित धारा का कितना तेजी से विरोध किया जा रहा है, ये गुण उस चालक तार की क्या कहलाती है सर जी, विशिष्ट प्रतिरोधकता, यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहलाती है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोधकता है इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो सर चूंकि R = रो L/A लिख रहे हैं तो क्या हम R = रो L/A लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रो L = क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर RA हो जाएगा। रो L = क्या हो जाएगा, RA, और भाई मेरे रो = क्या हो जाएगा, आप कहेंगे RA/L हो जाएगा, RA/L हो जाएगा। तो मेरे मित्र जो आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता है इसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, रो = RA/L, जहां पे R क्या है, आप कहेंगे सर प्रतिरोध, A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, L क्या है सर लेंथ।
बहुत सारे मित्र यहां पे कंफ्यूज करते हैं कि गुरुजी जिस तरह आपने बताया कि प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो क्या ये विशिष्ट प्रतिरोधकता भी क्रॉस सेक्शन एरिया और तार के लंबाई पर डिपेंड करती है? कभी नहीं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो रेसिस्टेंस है वो तार के लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी, जबकि जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ चालक पदार्थ के मटेरियल पे डिपेंड करेगी और साथ ही साथ आपका ये तापमान पर डिपेंड करेगी, यानी कि ये टेम्परेचर और प्रकृति को छोड़ करके अन्य किसी भी चीजों पर डिपेंड नहीं करेगी। तो आप सभी ये भूल कभी नहीं करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोधकता भी तार की लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। हमेशा ध्यान में रखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ तार की प्रकृति पर डिपेंड करेगी कि तार आपका किस तरह का है, और साथ ही किस पर डिपेंड करेगी सर? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी जो हमारा प्रतिरोध है इसके लिए यूनिट क्या होगा? तो भाई मेरे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जरा सा आप गौर फरमाओ, R इक्वल टू V बटा आई लिख रहे हो आप यहाँ पे। R इक्वल टू क्या लिख रहे हो सर? V बटा आई लिख रहे हो। यहाँ पे वोल्ट V क्या है आपका? विभवांतर, और I एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं सर? वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ओम कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो R का ऐसा यूनिट होता है, यानी कि प्रतिरोध का अगर हम लोग ऐसा यूनिट की बात करेंगे, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आप सभी याद रखना, ओम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओम लिखेंगे, जिसको ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर विशिष्ट प्रतिरोधकता का क्या कोई यूनिट होता है? बिल्कुल होता है। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोधकता की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोधकता की बात करें, तो रो इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? आर ए बटा एल लिख रहे हैं। अच्छा, आर का यूनिट हम लोग ओम लिखेंगे यहाँ पे, और ए क्या है आपका? तो आप कहेंगे सर ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया सर, एरिया कोई भी हो, मीटर स्क्वायर ही होगा, बटा लेंथ मीटर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और रो इक्वल टू आपका ओम मीटर आ जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो, कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का यूनिट, विशिष्ट प्रतिरोधकता का यूनिट क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोधकता का यूनिट क्या हो जाएगा? आप सभी ध्यान में रखना, ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। अब मेरे मित्र जब आप प्रतिरोध से संबंधित ये सभी कंसेप्ट समझ लेते हो, तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में दो तरीके से संयोजित किया जाता है। कैसे? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन की, तो आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि हम लोग दो तरीके से संयोजित कर सकते हैं। कैसे? तो एक आपका कुछ इस तरह का संयोजन होगा, मतलब सभी प्रतिरोध जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है? अगर कहीं पे भी आपको इस तरह का जुड़ाव वाला मिले तो आप समझ जाना कि ये जो है क्या है आपका? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो संयोजन है प्रतिरोध का, ये है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये क्या है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन है। ध्यान में रखेंगे, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, और ये आपका R3 हो गया। मेरे मित्र आप सभी यहां पे ये चीज याद रखेंगे कि ये जो तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो इस श्रेणी क्रम संयोजन का जो समतुल प्रतिरोध RS होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। क्या होगा? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको आप सभी ध्यान में रख लेना, इसको हम लोग समतुल प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल प्रतिरोध, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी यहां पे ये चीज ध्यान में रखेंगे कि श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए प्रतिरोध हैं, इन सभी से जो बहने वाली धारा होगी वो क्या होगी सर? समान होगी। जबकि इन सभी प्रतिरोधों का विभवांतर क्या होगा?
तो सर जो R1 प्रतिरोध है इसका विभवांतर V1 हो जाएगा, और जो R2 प्रतिरोध है इसका विभवांतर V2 हो जाएगा, और जो R3 प्रतिरोध है इसका विभवांतर V3 हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों से समान धारा बहती है, जबकि सभी प्रतिरोधों का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये आपका की पॉइंट हो जाता है जी, यहाँ पे ये आपका की पॉइंट हो जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध से समान धारा बहती है, सभी प्रतिरोध से समान धारा बहती है तथा विभवांतर अलग अलग होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। क्या ध्यान में रखना है आप सबों को ध्यान में रखना है कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, किसमें सर, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तो सभी प्रतिरोध से समान धारा बहेगी, यानी कि R1, R2, R3 इन तीनों से समान धारा बहेगी। जबकि आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसका जो विभवांतर होगा वो क्या होगा सर, अलग अलग होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दूसरा संयोजन आपको कैसा दिखेगा, तो सर समांतर क्रम में दिखेगा। समांतर क्रम में कैसे संयोजित होगा, तो आप सभी थोड़ा सा गौर फरमाइएगा सर, इस जगह पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, इस जगह पे ध्यान देंगे कि यहां पे जो प्रतिरोध इस टाइप से जुड़े होंगे, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे बैटरी भी हमें लगाना होगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस। मेरे मित्र आप सभी ये चीज यहां पे फोकस रखेंगे कि जैसे ही इससे आप धारा देंगे, यानी कि बैटरी का स्विच ऑन करेंगे और धारा इस बिंदु पर आएगा, तो धारा क्या होगा सर जी, धारा बंट जाएगा, I1, I2 और I3। मान लीजिए कि ये आपका R1 है, R2 है और ये R3 है, तो तीनों प्रतिरोध से जो बहने वाली धारा होगी वो क्या होगी सर, अलग अलग होगी। लेकिन इस दोनों बिंदु के बीच विभवांतर क्या होगा, तो सर समान होगा। तो मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध की, ये आपका कौन सा है, तो सर समांतर क्रम में, ये आपका समांतर क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध है, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध है। तो मेरे मित्र इसके लिए समतुल प्रतिरोध को हम लोग Rp से रिप्रेजेंट करते हैं, और ध्यान में रखेंगे कि समतुल प्रतिरोध 1/Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस की फैक्ट क्या याद रखने हैं आपको, की फैक्ट ये याद रखने हैं, की फैक्ट ये याद रखने हैं, की फैक्ट ये याद रखने हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध से, यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध से, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध से, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध से धारा अलग अलग होती है, या धारा अलग अलग बहती है, धारा अलग अलग बहती है, जबकि विभवांतर क्या होता है, आप सभी याद रखेंगे सर जी, समान होता है। क्या होता है सर, समान होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से हो सकता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में सर क्या होगा, तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और सर समांतर क्रम में क्या होगा, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या ध्यान में रखेंगे, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध से समान धारा बहेगी, और साथ ही साथ अगर हम लोग समांतर क्रम की बात करेंगे तो सर सभी प्रतिरोध से धारा अलग अलग बहेगी। सर यहां पे सभी प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होगा, यहां पे सभी प्रतिरोध का विभवांतर समान होगा। मेरे मित्र आप सभी एक और चीज ध्यान में रखना, यहां पे आप एक और चीज ध्यान में रखना कि अगर दो प्रतिरोध R1 एवं R2, अगर दो प्रतिरोध R1 एवं R2 समांतर क्रम में जुड़ा हो, अगर दो प्रतिरोध R1 एवं R2 समांतर क्रम में जुड़ा हो, समांतर क्रम में जुड़ा हो,
समांतर क्रम में जुड़ा हो तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो सर 1/rp जुड़ा हो तो 1/rp इक्वल टू 1/r1 बटा 1/+1/r2। मेरे मित्र जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या कहेंगे, R1 और R2 का एलसीएम लेंगे, आएगा नहीं तो गुना करके लिख देंगे R1 इंटू R2। अब यहां पे अगर सॉल्व कीजिएगा तो R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 और सर R2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे R1 बचेगा। मेरे मित्र ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर 1/rp के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्व तो हम इसी को कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप कहेंगे R1 इंटू R2 इक्वल टू हम लोग RP इंटू R2 प्लस R1 लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर शॉक से लिख सकते हैं। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना, RP इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे R1 इंटू R2 बटा R2 प्लस R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 हो जाएगा। तो मेरे मित्र जब भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए आप समतुल प्रतिरोध Rp इक्वल टू R1 बटा R2 आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई लाग लपेटा लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना। तो मेरे मित्र आपका जो प्रतिरोध का संयोजन है, प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है, ये सभी यहां तक क्लियर हो जाता है। दो टॉपिक बच जाते हैं, एक आपका विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव से संबंधित फॉर्मूला, विद्युत शक्ति और यूनिट निकालना। तो मेरे मित्र इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे।